हेलो दोस्तों, क्विक ऐप सबका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की एनसीईआरटी है। इसमें चैप्टर नंबर 8 और 9 प्रकाश और विद्युत के बारे में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी प्रोवाइड कराई जा रही है। आप प्ले लिस्ट में जा करके और उसको क्लास आप कर सकते हैं। और कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस में 8वां चैप्टर है, प्रकाश, छाएं और परावर्तन। तो प्रकाश से जुड़े हुए इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि हमने अपने चारों ओर अनेक प्रकार के रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कार, बसें, साइकिल, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया इसमें। ठीक है, आगे है, रात्रि के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब उन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए, आप क्या देखेंगे। तो यह जाहिर सी बात है कि जो चीज़ हम दिन में प्रकाश में देखते हैं तो रात में हमें वो अंधकार में दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब प्रकाश से ही चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। मान लीजिए कि रात के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं, क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? तो बिल्कुल नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि प्रकाश वहाँ पर होता ही नहीं है, और जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तु को आप देख सकते हैं। ऐसा मतलब क्या ऐसा नहीं है कि बिना प्रकाश की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं? मतलब बिना प्रकाश की वस्तुओं को हम नहीं देख सकते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो बिल्कुल ये सत्य है कि जब तक हम प्रकाश ना हो तब तक हम वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। तो प्रकाश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। आगे है, टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। याद रखना, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, चाहे वो सूर्य हो चाहे कोई भी चीज़ हो, उसे हम क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे है, कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश का एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर ये आता है। ठीक है, तभी हम इन चीज़ों को देख पाते हैं। इसलिए प्रकाश किसी वस्तु को देखने के लिए बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। पहला है पारदर्शी। तो पारदर्शी किसे कहते हैं? अपारदर्शी किसे कहते हैं? पारभासी किसे कहते हैं? याद रखना। तो याद रखना, इन तीनों चीज़ों के बारे में एक साथ यहाँ डिफाइन किया गया है कि पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु किसे कहते हैं। अब इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। लिखा है, याद कीजिए, हमने अध्याय 2 में वस्तुओं को पारदर्शी और अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में जो है समूह में बांटा था। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था। लिखा है यहाँ पे आगे, यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह क्या होता है? अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। जैसे अगर हम एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के अपने आँख के सामने रखते हैं तो हमें बाहर सामने कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे एक पॉलीथीन का जो है, पॉलीथीन अगर हम कोई से देखते हैं तो हमें सामने दिखाई देगा। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। जैसे कागज, अगर हम उस कागज के टुकड़े पे कोई तेल लगा लेते हैं तो उससे हमें चीज़ें दिखाई देंगी लेकिन उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, महसूस होगा वहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे आगे लिखा है, अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं कीजिए। जैसे रबड़, प्लास्टिक, स्केल, पेन,
पेंसिल, नोटबुक, कागज की शीट, अनुरेखण कागज अथवा कपड़े का टुकड़ा। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए। क्या दूर रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर अपनी आंखों तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है? तो आपको क्या लगेगा, जैसे आपका यह हो गया रबड़ हो गया, या फिर हो गया जैसे आपका पेंसिल हो गया, पेन हो गया, नोटबुक हो गया, कागज की शीट हो गया, इनसे हम चीज़ों को नहीं देख सकते। जैसे कपड़े का टुकड़ा हो गया, तो कपड़े टुकड़े से हम बाहर देख सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं कोई चीज़ रखा है, लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसी को यहाँ पे क्रियाकलाप पे समझाने का प्रयास किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रकाश को देखने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसे एनसीईआरटी में यहाँ पे बताया गया एक बच्चे को उदाहरण दे करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना है, इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से हो करके प्रकाश को पूर्णतया आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती है। जब किसी वस्तु में सूर्य की मतलब प्रकाश जा सकता है तो उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी। नहीं जाएगा तो अपारदर्शी, और कुछ मात्रा में जाएगा जिसे तो उसे हम क्या कहेंगे, पारभासी कहेंगे। बहुत सिंपल परिभाषा के साथ आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आगे लिखा है, छायाएं जो होती हैं वो वास्तव में क्या होती हैं? जो छाया होती है वो वास्तव में होती क्या है? जो परछाई होती है वो क्या होती है, जिसे हम शैडो कहते हैं। तो लिखा है, अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तु की छाया के कारण होते हैं। तो अगर प्रकाश होगा तभी छाया बनेगी, तभी शैडो बनेगा। इसका मतलब प्रकाश अगर नहीं होगा तो वहां पर छाया नहीं बनेगी। कभी कभी आप वस्तु की छाया देख करके वस्तु को पहचान सकते हैं, ऐसा भी होता है जब हम उसको देखते हैं तो। ठीक है, आगे लिखा है, मैदान में कागज की एक शीट बिछाइए। किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर जो है हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी जो है कागज की शीट पर पड़े। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हों तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा जो है खींचने के लिए कहिए। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छाया को बाहरी रेखाएं खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं को बाहरी रेखाएं मतलब देखकर वस्तु को पहचानने के लिए कहिए। वह कितनी वस्तुएं मतलब की सही पहचान कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, जिन वस्तुओं की छाया बनेगा उनकी वस्तुओं की पहचान आसानी से कर सकते हैं। आगे लिखा है, क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि में जब कोई प्रकाश नहीं होता है देखते हैं या देख पाते हैं? तो नहीं। अगर याद रखना, हमारी छाया कब बनेगी? जब प्रकाश होगा। तो चाहे वो अंधेरा कमरा हो और चाहे वो रात्रि का समय हो, प्रकाश तभी बनेगा जब जो है ये छाया कभी बनेगी जब प्रकाश वहां पर मौजूद होगा। आगे लिखा है, क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे में प्रकाश के स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता है? ठीक है, अगर प्रकाश का स्रोत अगर नहीं है तो उसके अतिरिक्त अगर कुछ नहीं है तो नहीं दिखाई देगा। ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। तो बिना प्रकाश के छाया नहीं बन सकती है, यह आपको अच्छे से पता चल गया। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? ठीक है, तो याद रखना प्रकाश के बिना ऐसा संभव नहीं होगा। आगे लिखा है, क्रियाकलाप पे लिखा है, यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टार्च अथवा गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टार्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाइए जिससे टार्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश के स्रोत और प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु आपका मित्र है। यदि तो क्या होगा, आपके मित्र के पीछे जो पेड़ होगा, इमारत होगी अथवा कोई अन्य वस्तु ना हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? अब यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ टार्च जलाया जा रहा है, अब इस टार्च इस पर पड़ा तो इसकी छाया कहाँ पड़ेगी? पीछे पड़ेगी। ठीक है, तो अगर ये जो है प्रकाश ना होता तो इसकी छाया यहाँ पर नहीं पड़ती। ठीक है, आगे लिखा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां छाया नहीं है। वास्तव में टार्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर के पार
नहीं होता है, तो उस पार होगा ही नहीं, तो छाया बनेगी ही नहीं। अब किसी अन्य मित्र से कहिए कि गत्ते की सीट को आपके जो है मित्र के पीछे पकड़े, क्या अब छाया सीट पर बनती है? तो बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हाथ के कलाकारी के माध्यम से कई चीज़ों को बनाया जाता है, ऐसी कला होती है। ठीक है, जैसे हाथ की, ये हाथ है, इस पर जब सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश पड़ता है तो इसी जो परछाई बन जाती है। आप देख सकते हैं बहुत सारे जानवरों के जो है फेस को यहाँ पर दिखाया गया, जैसे यहाँ पे हाथ ऐसे करने पर परछाई में देखेंगे तो यहाँ पक्षी का जो है छाया बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती है। जैसे यहाँ पर है, आप यहाँ पे जो है कागज रख दिया गया, कपड़ा है, और यहाँ से प्रकाश जब किया तो प्रकाश जब ये हाथ पे पड़ा तो यहाँ पे देखो आप एक जो है बत्तख का जो है बिल्कुल जो फेस होता है वो बन गया। तो प्रकाश के माध्यम से ही हम जो है कई चीज़ों की छाया को अन्य करके बना सकते हैं, ऐसा जो है होता भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छावों के लिए पर्दे की तरह ही कार्य करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छावों से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। जाहिर सी बात है, अगर छाया कहीं बनती है तो उससे हमें उस वस्तु की आकृति के बारे में कुछ पता चलता है कि वो कैसा दिखता है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है, जैसा कि इस चित्र में यहाँ पर दिखाया गया। आप यहाँ देख सकते हैं, ये भ्रम में भी डाल रहा है। जैसे अगर आप परछाई केवल देखें, यह हाथ नहीं देखेंगे तो लगेगा जैसे ये कोई जो है हिरन का फेस है। यहाँ पे अगर आप इस हाथ को ना देखें और परछाई को देखेंगे तो लगेगा कोई पक्षी जो है बैठा है, उसकी छाया बनी हुई है। तो कभी कभी छाया हमें भ्रम में भी डाल देती है। ठीक है, आगे लिखा है, कुछ छायाएं दिखाई दी जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। है ना ये मजेदार बात? ठीक है, तो ऐसी कला भी पेश की जाती है। ठीक है, यह भी एकदम मनोरंजन का साधन होता है। आगे लिखा है, स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखिए। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञात होता है? बिल्कुल नहीं होगा। छाया पड़ेगी लेकिन कुर्सी जो बिल्कुल हो, जैसे कुर्सी वास्तव में दिखती है वैसी छाया नहीं बनेगी। कुछ जो है या तो तिरछी बनेगी या तो छोटी बनेगी। यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो आपको मैंने बता दिया परिवर्तन क्या होगा कि आकृति जो है, जो छाया बनेगी वो छोटी बनेगी या तिरछी बनेगी। एक पतली नोटबुक लेकर के उसकी छाया को देखिए। इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए, क्या दोनों छाया समान आकृति की प्रतीत होती हैं? तो ऐसा जो है नहीं होगा। ठीक है, आगे है, विभिन्न रंगों के पुष्प अथवा अन्य वस्तुएं लेकर के उनकी छावों का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब अथवा पीला गुलाब ले सकते हैं। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छावों के रंग भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते। याद रखना, छाया जो बनेगी वो हमेशा ब्लैक ही बनेगी, चाहे वो किसी भी कलर का कोई भी चीज़ क्यों ना हो। छाया हमेशा कैसे बनेगी? तो हमेशा वो ब्लैक ही रहेगी, उसमें कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा। आगे है, एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है तथा कब आप बॉक्स के सबसे बड़े फलक को सूर्य के जो है सामने रखते हैं, अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं तब। तो इसका मतलब है कि अगर हम जो है कोई भी छाया को बनाना हो, अगर हम बॉक्स को तिरछा करेंगे तो छाया लंबी बनेगी, सीधा करेंगे तो छोटी बनेगी, ऐसा भी होता है। ठीक है, आगे लिखा है जो है सूची छिद्र कैमरा। ये क्या होता है? शायद आप यह सोचते होंगे कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। तो कैसे बनाते हैं? तो यहाँ लिखा है, क्रियाकलाप में लिखा है, आप जो है दो ऐसे बॉक्स लीजिए जिसमें एक बॉक्स दूसरे जो है के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक एक छोटा फलक लीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर उसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इस प्रकार छोटे
बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर हो काट लीजिए। ठीक है, तो एक क्रियाकलाप करने के लिए कहा गया, जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको दो तरह से बनाने का बताया गया है कि आप ऐसे ही बना करके और चीज़ों को आप जो है समझ सकते हैं कि कैमरा कैसे बनता है। तो यहाँ लिखा हुआ है आगे, छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार जो है खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का जो है पारभासी ड्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो, जैसे यहाँ पे बताया गया है। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह के कैमरा भी बनाए जा सकते हैं अपने हाथ से समझने के लिए। तो सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखें तो अपने सिर तक सूची जो है छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप जो है सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र के बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक एक दूसरे छोर पर लगे ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीरें ना आ जाए। मतलब यह है जैसे दूरबीन होती है, तो जब हम दूरबीन में जैसे कोई चीज़ देखते हैं, जब हम उसको घुमाते हैं तो हमें वो छोटा बड़ा दिखाई देता है। तो उसी तरह से अगर हम कागज़ को भी अगर इसी तरह से करेंगे, तो अगर हम मान लीजिए कोई कागज़ है, ठीक है, ये बड़ा क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल छोटा है, तो अगर कोई चीज़ हम देखना चाहेंगे तो छोटे से हम बड़े में देखते हैं तो हमें वो ज़्यादा स्पष्ट दिखाई देगा। उसी चीज़ को यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है। आगे लिखा है, सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों और व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे हैं अथवा उल्टे हैं? आश्चर्य होगा। मतलब कहने मतलब यह है कि या तो छोटे हो जाएंगे या प्रतिबिंब बन जाएंगे। ठीक है, आइए अब अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा जो है सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस प्रकार पकड़े कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। ऐसा आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है सूर्य को भी देख सकते हैं। सूर्य की तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये कि इस गत्ते में छोटा सा छिद्र कर दिया गया, इसमें जो है बड़ा सा कर दिया गया। अब बड़े से जब छोटे में देखेंगे तो हमें सूर्य जो है और स्पष्ट दिखाई देगा। अपनी तरह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें तो सूर्य ग्रहण से पहले जो है सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह जो है सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। तो सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, यह हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है क्योंकि उससे जो है बहुत ज़्यादा पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। आगे लिखा है, प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। ठीक है, आप कैसे है आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं जो ये छाया पड़ रही है, तो इसमें देखिए कहीं कहीं पे सूर्य की रोशनी आप देखिए यहाँ पर जो पड़ रही है, एक जाहिर सी बात है ये उसी पत्तियों के बीच से ये रोशनी यहाँ तक पहुँची है। और ये भी जो है ये क्या है, तो सूची छिद्र छाया का एक अच्छा उदाहरण है। लिखा है आगे इसी बात को समझाया गया है कि कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियाँ होती हैं, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के डिब्बे दिखाई देते हैं। आप ये देख सकते हैं डिब्बे थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं। इसी चीज को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आगे लिखा है, वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं और इन खाली स्थानों में कभी सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करें, यह अत्यंत रोचक हो सकता है। बूझों के मस्तिष्क में एक विचार है कि हमने अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है, क्या वह प्रतिबिंब भी हमें उल्टा दिखाई देते हैं? बिल्कुल सही। पहेली के
का कुछ अन्य विचार है कि निश्चय ही ये सब परिणाम हैं जो हम देखते हैं, जैसे छायों का बनना, सूची छिद्र का प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करता है। तो जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है तो तभी हम चीज़ों को देख सकते हैं, नहीं तो हम चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। आगे लिखा है, आइए पाइप का एक छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की लंबी नाली ले, कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जला करके मेज के ऊपर रखें। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप से मोमबत्ती को देखेंगे तो क्या मोमबत्ती दिखाई देगी? तो बिल्कुल मोमबत्ती यहाँ पर हमें दिखाई देगी। लेकिन अगर आगे क्या कह रहा है, जब आप मोमबत्ती को देख रहे होते हैं तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए, ठीक है, मोड़ दीजिए। क्या आप मोमबत्ती दिखाई देगी? तो नहीं दिखाई देगी। पाइप को अपने बाईं या दाईं ओर घुमाइए। क्या अब आप मोमबत्ती को देख सकते हैं? तो इससे भी आप नहीं देख सकते हैं, ऐसा निष्कर्ष निकलेगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम पाइप को घुमाएंगे तो हमें वो चीज़ नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश भी जो है, अगर हम सीधा देखेंगे तभी हमें मोमबत्ती दिखाई देगा। तो इसका मतलब हमें प्रकाश तो आभास होगा, लेकिन हमें ये मोमबत्ती दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हमारी जो रोशनी है, जो हमारा प्रकाश, वो सीधा नहीं चलता है, बल्कि वो सरल रेखा में चलता है। तो हमें सीधे में दिखाई देगा लेकिन तिरछे में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। आगे लिखा है, यह दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? इस कारण जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ पारदर्शी है तो सूर्य का प्रकाश चला जाएगा तो उससे जो है हमें चीज़ दिखाई देगी, लेकिन अगर वो अपारदर्शी है तो वस्तु की छाया बनेगी। ये बात याद रखना, वस्तु की छाया बनने के लिए किसी वस्तु का अपारदर्शी होना भी जरूरी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दर्पण और परावर्तन का। तो दर्पण और तथा परावर्तन क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। लिखा है, हम सभी घर पर दर्पणों का जो है प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जो आप देखते हैं वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन होता है। तो जो हम दर्पण में हमको दिखाई देता है वो क्या होता है? परावर्तन है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दर्पण में जो आपका चेहरा दिखाई देता है वो किस कारण दिखाई देता है, तो आपको बताना होगा परावर्तन के कारण दिखाई देता है। जो है हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का परावर्तन भी दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम एक झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों अथवा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देख सकते हैं। तो जो छाया बनती है वो क्या है? एक तरह से परावर्तन होता है जो हमें दर्पण में दिखाई देता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। अब हम क्रियाकलाप की बात करते हैं। यह क्रियाकलाप रात के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। आपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ में दर्पण लेकर के कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। एक हाथ में टार्च लेकर के आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाइए। टार्च के जो है कांच को अपनी अंगुलियों से ढक लीजिए तथा जो है टार्च को जलाइए। जो है याद रखना, किरण पुंज प्राप्त होने के लिए अपनी अंगुलियों के बीच कुछ जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। प्रकाश पुंज को देखेंगे तो प्रकाश पुंज को अपने मित्रों के साथ पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का जो है धब्बा देखते हैं? तो बिल्कुल दिखाई देगा। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ से आप अगर हाथ में यहाँ पे लगा के देखते हैं तो यहाँ पे धब्बा तो हमें वो छोटा छोटा क्या होगा? दिखाई देगा। आगे लिखा है, जब टार्च की दिशा इस प्रकार जो है समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा जो है कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। यह क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है, ठीक है, जैसा भी बताया गया है। आप यहाँ दोबारा देख सकते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाश जो है जैसे इस पे पड़ा शीशे पर, शीशा से रिफ्लेक्शन हुआ और जा करके यहाँ पर पड़ने लगा। तो इसका मतलब है कि जो दर्पण होता है वो प्रकाश की दिशा को बदल सकता है, ठीक है, उसके अंदर ये क्षमता होती है। आगे लिखा है, यहाँ वर्णन किया गया है कि क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि इस प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परावर्तित हो जाता है। तो यह परावर्तन के कारण ही होता है। अब आपको अच्छे से इसको याद रखना है। आगे लिखा है, एक क्रियाकलाप और दिया है। एक बड़ी थर्मोकोल की शीट एक जो है किनारे पर एक कंघी अथवा दूसरे
किनारे पर में दर्शाते हुए एक दर्पण लीजिए। दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की गहरी जो है रंगीन सीट बिछाइए। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश जो है किरण डालिए। तो डालेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि उसकी जो छाया बनेगी वो आप देखिए कितनी लंबी बन रही है। और दूसरा क्या है कि जो सूर्य का प्रकाश जो यहाँ से आके शीशे में, ये शीशा में पड़ रहा है, तो इसकी एक छाया और बन रही है। तो आप देख सकते हैं इसकी डबल छाया आपको यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रही है। तो लिखा है, क्या आप अवलोकन करते हैं कि आप जो है दर्शाए गए जैसा पैटर्न प्राप्त करते हैं, या इस क्रियाकलाप में हमें यह ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है और तथा यह किस प्रकाश दर्पण से परावर्तन होता है। तो प्रकाश याद रखना सरल रेखा में ही चलता है और गमन करता है, और जो दर्पण में परावर्तन होता है तभी हमें कोई चीज दिखाई पड़ती है। ठीक है, यहाँ सारांश में हम लोग देखकर क्वेश्चन को देखें। सारांश में जैसे नोट्स एक तरह बनता है, दूसरा से हम इसको बना सकते हैं। तो लिखा है, अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा से सेंटेंस में आपको बना के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनके दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। बिल्कुल सही है। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। ये बात आपको याद रखना है कि जब प्रकाश होगा तभी छाया बनेगी, और वो वस्तु अपारदर्शी होना चाहिए, नहीं तो छाया नहीं बनेगी। प्रकाश पारदर्शी वस्तु दूसरी वस्तु की ओर चला जाएगा। अगला है, साधारण सामग्री से सूची छिद्र कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है, जैसे टॉर्च जलाने पर। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ये भी याद रखना कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है, कभी तिरछा प्रकाश नहीं चल सकता है। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगला है, दर्पण जो है वो परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अगर दर्पण में जो हमारी छाया बनती है वो परावर्तन के कारण ही बनती है। ये बात याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो इस चैप्टर में जितनी इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने बता दिया है, इसको अच्छे से देखिएगा। हम लोग बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर की ओर। ये साइंस क्लास 6 का 9th चैप्टर है, विद्युत तथा परिपथ। हमें विद्युत के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। यहाँ लिखा है कि, शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग जो है कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब उसमें ऊर्जा होती है, ठीक है, तो उसमें कुछ पावर होती है। तो विद्युत का उपयोग हम या तो जमीन से कुएं से पानी ऊपर को निकालने के लिए, मतलब ऊपर को निकालने के लिए, या फिर जो है हम छत पर जो है टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं, या फिर हम ऊपर से नीचे उतारने के लिए भी कर सकते हैं। आगे लिखा है, क्या जो है अन्य कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं। तो फैन चलाने में, लाइट जलाने में, मोटर गाड़ी चलाने में, हम हर जगह पे विद्युत का उपयोग करते हैं। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में कीजिए। यह बच्चों को बताया गया है, तो आपको जो है मैंने उदाहरण दे दिया तो आप जानते होंगे। आगे लिखा है, क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है। बिल्कुल है। अगर लाइट हमें जलाना होगा, बल्ब जलाने के लिए हमें विद्युत का उपयोग करना ही पड़ेगा। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। तो याद रखना, दिन में तो सूरज होता है, तो सूर्य का प्रकाश का उपयोग होता है, लेकिन रात में यही विद्युत प्रकाश के रूप में हमारे सड़कों पर, घरों में, दफ्तरों में, हर जगह हमें प्रकाश उपलब्ध कराता है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली के घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग हम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आगे लिखा है, टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब उसका स्विच दबाते हैं तब वह प्रकाश देने लगता है। और टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है, तो बैटरी से मिलती है। अब उसी के बारे में यहाँ आगे बताया गया है, विद्युत सेल किसे कहते हैं। तो टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। याद रखना, जो विद्युत मिलती है टॉर्च में बल्ब को, वो विद्युत सेल से मिलती है। इसका मतलब विद्युत सेल में ऊर्जा का कुछ ऐसा जो है उपयोग होगा जो विद्युत को वहां पर स्टोर करके वो रखता होगा।
विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में जो है अलार्म में, घड़ी में, कलाई घड़ी में, रेडियो में, कैमरा में और अन्य युक्तियों में किया जाता है। ये क्वेश्चन एक बार आया भी था कि जो विद्युत सेल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, लिखा है, क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी अथवा दूसरी ओर धातु की डिस्क बनी होती है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन जो है ऋण धन चिन्ह अथवा एक ऋण चिन्ह देखा है? बिल्कुल देखा होगा। जैसे आप ये बैटरी में देखिए तो यहाँ पर ऊपर प्लस बना हुआ है और नीचे क्या बना हुआ है, माइनस बना हुआ है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा और विद्युत जो धातु की डिस्क होती है वो ऋणात्मक सिरा होता है। ध्यान रखना, जहाँ पर टोपी निकली हुई है वो प्लस होता है और जो नीचे होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। और आप देख सकते हैं धातु यहाँ भी बनी हुई है और धातु यहाँ भी लगी हुई है। ठीक है, तो विद्युत सेल होता है, कहलाता है। आगे लिखा है, सभी विद्युत सेलों में ये जो है दो सिरे होते हैं, इनमें से एक धनात्मक जो है टर्मिनल सिरा और दूसरा ऋणात्मक होता है। याद रखना, एक प्लस और एक माइनस होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। तो जो रासायनिक पदार्थ उसमें जमा होते हैं वो क्या होते हैं आगे बताएंगे हम। तो उसी से हमें ऊष्मा या विद्युत प्राप्त होता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है और तब हम क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, उसे जो है उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। टार्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर जो है कुछ गैसें भरी होती हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका जो है टर्मिनल है। ठीक है, और विद्युत को जलाने के लिए तंतु है जो टंगस्टन का बना होता है और उसी से वो विद्युत जलता है। ठीक है, यहाँ पर एक चेतावनी दी गई है, ये क्या है, तो लिखा है, आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों अथवा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह जरूर देखा होगा। वहाँ लिखा भी होता है चेतावनी। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो वह गंभीर चोट अथवा मृत्यु का कारण बन सकती हैं। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों अथवा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि जो है सुब्राह्य जो है यंत्रिक पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक होती है। जो याद रखना, जो जनरेटर से विद्युत उत्पन्न होती है वो भी इतनी ही खतरनाक होती है जितनी अन्य से होती है। तो विद्युत संबंधी सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए, ऐसा उसमें बताया गया है। चेतावनी आगे लिखा है कि विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के से जुड़े तारों के स्विच और बल्ब जैसी युक्तियों को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा। मतलब वहाँ तेजी से विद्युत जो है आपूर्ति हो जाएगी। आगे लिखा है, विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब क्या होता है, तो लिखा है, आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास, मतलब उसे जलाने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार, मतलब इस प्रकार कर सकते हैं, कैसे, तो लिखा है, आप यह देख सकते हैं, पहले यहाँ दिखाया गया है कि जलाने का तरीका यहाँ पर बताया गया है, तो उसी चीज को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया था। लिखा है, विभिन्न रंगों के प्लास्टिक के आवरण बने विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। यहाँ दिखाया गया, एक ब्लैक है, एक ग्रीन है, एक येलो है, एक रेड है। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा लीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर विद्युत का तार अनावृत हो जाएगा। 2 तारों के अनावृत भागों में विद्युत सेल तथा दूसरे 2 भाग को जो है बल्ब से जो है जोड़ दीजिए। ठीक है, ये दिखाया गया यहाँ पे। ठीक है, बल्ब के साथ जो है तारों को जोड़ने के लिए आप जो है विद्युत रोधी टेप, बिजली के जो टेप होता है जिससे हम लगाते हैं। ठीक है, और सेल के लिए रबड़ बैंड अथवा टेप का उपयोग कर सकते हैं जिससे हमें वो करंट ना लगने पाए। अब बल्ब और विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न भिन्न ढंगों से जोड़िए। ठीक है, जैसा आगे यहाँ दिखाया गया है। प्रत्येक व्यवस्था में देखेंगे बल्ब दीप्त या नहीं है। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हाँ या नहीं लिखिए।
यहाँ पे दिखाया गया है कि विद्युत बल्ब कैसे जलेगा या नहीं जलेगा, उसी चीज़ को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। तो अगर प्लस माइनस नहीं रहेगा तो वो नहीं जलेगा, तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा बल्ब जलेगा और कौन सा बल्ब नहीं जलेगा। इस चीज़ को यहाँ पर एक एक करके बताया गया है। आप देख सकते हैं जब दोनों सिरा यहाँ जुड़ा रहेगा तभी बल्ब जलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ देखिएगा, अगर एक सिरा कटा हुआ है नहीं है तो वहाँ बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे कटा हुआ है वहाँ पे बल्ब देखोगे बिल्कुल नहीं जलेगा, लेकिन जहाँ दोनों सिरे आपस में बल्ब से जुड़े हुए हैं वही जो है जलेंगे अथवा फिर नहीं जलेंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, अब उन व्यवस्थाओं को ध्यान पूर्वक देखिए जिसमें बल्ब जो है प्रकाश दे रहा है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिसमें बल्ब दीप्त मतलब जल नहीं होता है। क्या आप इस अंतर का कारण बता सकते हैं? जिसका मतलब यही हुआ कि उसमें तार टच नहीं है। ठीक है, विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल के नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक ले जाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से दूसरे जो है तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लगाइए। इस कार्य को चित्र जो है 9.5 में की तरह जो है शेष दिया गया है। तो आप देखेंगे तो वहाँ विद्युत क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसे ऊष्मा मिल जाएगी। ठीक है, आगे लिखा है विद्युत परिपथ क्या होता है? तो विद्युत जहां से गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? परिपथ कहते हैं। तो लिखा है क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा है। ध्यान दीजिए कि चित्र पॉइंट जो है चित्र 5.4 में, ठीक है, 9.4 में आप ए वाला देखिएगा तो यहाँ देखिए दोनों जुड़ा हुआ है, इधर से माइनस इधर से प्लस, तभी जो है बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो यह दोनों सिरा जुड़ा हुआ, इसीलिए रासायनिक ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में यहाँ पर बदल रही है। ठीक है, आगे लिखा है, और जो आपका एफ जो वाला चित्र है ये भी देखिएगा तो इसमें भी आप जो है प्रकाश जलता हुआ दिखाया गया है। आगे लिखा है, याद रखना जो ये जो दिखाया गया है ये टर्मिनल है, याद रखना ये वो है परिपथ है, विद्युत का परिपथ है जो ये विद्युत गुजर रही है। ठीक है, तो परिपथ लगातार क्या है, बना हुआ है। आगे लिखा है, इन व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनलों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक अच्छा उदाहरण है, जैसा मैंने आपको बता दिया अभी। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। तो जो विद्युत चलती है एक स्थान दूसरे स्थान पर, उस पूरे पथ को बता रहा है। बल्ब केवल तभी दीप्त होगा, मतलब तभी जलेगा जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा अगर प्रवाहित नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा, जैसे आप यहाँ इस दो मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि विद्युत परिपथ में विद्युत आसानी से गुजर रही है, इसलिए ये बल्ब जल रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं गुजर रही है, यहाँ पे टूट गया है, तो इसलिए ये नहीं जल रहा है। आप देख सकते हैं जब तक विद्युत उस धारा से नहीं गुजरेगी तब तक बल्ब नहीं जलेगा। आगे है, किसी विद्युत परिपथ में जो है चित्र 9.6 में दर्शाया गया, आगे बताया गया है, विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जाती है। मतलब जो विद्युत धारा है वो याद रखना विद्युत सेल में प्लस से माइनस की ओर जाती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तब बल्ब के तंत्र से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है या बल्ब को दीप्तिमान करती है, मतलब बल्ब को क्या करती है, जला देती है। ठीक है, अब आगे यहाँ देख सकते हैं इसी चीज को समझाया गया है कि विद्युत परिपथ ये है, इसी के माध्यम से प्लस माइनस होते हुए विद्युत जाती है और लाइट वहाँ जल जाती है। आगे लिखा है, कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने के पर भी दीप्त नहीं होते हैं। याद रखना अगर वो मान लो जुड़े हुए तब भी नहीं होगा। क्यों? ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है, बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अछूत मतलब टूट गया है? तो जो अंतर तंतु होता है जो टंगस्टन का बना होता है वो टूट जाता है, तभी विद्युत क्या होता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है। आगे लिखा है कि विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकते हैं। कैसे? इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना, जो टंगस्टन का बना होता है वो टूट जाता है, पहला कारण। दूसरा, बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता, मतलब ये प्रकाश नहीं देता है। तो अगर टंगस्टन टूट जाएगा तो विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं पहुंच पाएगी उसमें, तो इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, आगे लिखा है,
क्या अब आप यह बता सकते हैं कि जो है चित्र 9 जो 5 है उसमें बी सी डी और ई वो बल्ब क्यों नहीं जल रहे हैं? तो आपको पता चल गया जो यहाँ पे आप बल्ब बने हैं ये बल्ब क्यों नहीं जल रहे हैं। जैसे आपका ये बी वाला है, सी है, डी है और ई है, तो इसमें जो आप देख सकते हैं इसमें सारे परिपथ क्या है, टूटे हुए हैं, इसीलिए ये बल्ब नहीं जल रहे हैं। तो आपको ये पता चल गया। आगे लिखा है अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान मतलब जब उसे प्रकाशित कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टार्च बनाना पसंद करेंगे? मतलब हम क्रियाकलाप कर सकते हैं। एक टार्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए। ठीक है। चित्र 9.7 में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर, ठीक है, जैसे इसमें दिखाया गया है, ठीक है, चारों ओर लपेटिए। तार के दूसरे सिरे को रबर बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात उसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्त होगा? तो बिल्कुल होगा। अब बल्ब को विद्युत सेल जो है क्या मिल रहा है, विद्युत सेल से के टर्मिनल्स को हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित होगा? तो नहीं होगा, मतलब वो ऑफ हो जाएगा और ऑन हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं इसको यहाँ पे ध्यान से। अगर मान लीजिए अगर इसको यहाँ पे लगा दिया गया है, अगर इस बल्ब को अगर याद रखना, अगर इस बल्ब को इसमें टच किया करा जाएगा तो जलने लगेगा और हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है। आगे लिखा है विद्युत स्विच क्या होता है? तो लिखा है घर में तैयार की गई टार्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। तो जो टार्च होता है उसमें ऑन ऑफ करते हैं टार्च में, तो उससे ही क्या होता है, कभी विद्युत सेल जो है नोक से टच करेगा और तो जलेगा और टच नहीं करेगा तो वो नहीं जलेगा। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल और सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ देख सकते हैं एक तरह से बताया गया है, साधारण स्विच बनाया गया है, पिन के द्वारा बना दिया गया है। ठीक है, तो एक तरह से इसको समझने के लिए ऐसा किया गया। तो लिखा है आप दो जो है ड्राइंग पिन, एक सुरक्षित पिन मतलब एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, दो तार अथवा थर्मोकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक जो है ड्राइंग पिन लगाकर उसे थर्मोकोल शीट पर गाड़ दीजिए जैसा कि इसमें दिखाया गया है। या सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन जो है वो आसानी से घूम सके। अब जो है क्या करेंगे, घूम सके, और दूसरी ड्राइंग पिन को थर्मोकोल शीट पर इस तरह से लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके, जैसे यहाँ पे बताया गया है। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में अपना मतलब आपका स्विच होगा। तो अगर ये जो पिन है कि इसमें टच हो जाएगा तो लाइट जल जाएगी, और नहीं तो फिर ये हटा देंगे तो लाइट नहीं जलेगी। तो एक तरह से ये कह सकते हैं ये हमारे लिए स्विच बन चुका है। अब विद्युत सेल जो है बल्ब अथवा स्विच को जो है चित्र में दर्शाया गया जोड़कर आप परिपथ को पूरा कर लीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाइए कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया ना कि इसको हम नचाएंगे तो इसमें टच हो जाएगा तो उससे विद्युत क्या होगा, जलने लगेगा। आगे लिखा है अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब अब भी जलता रहेगा? तो वो बुझ जाएगा। आगे लिखा है अब सुरक्षा पिन को दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है, तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को जो है ऑन करते हैं। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ को पूरा हो जाता है। इस प्रकार बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। ये आप इसको दोबारा से आप यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना एक जो है अगर एक तार हम इससे लगा देते हैं, एक तार इससे लगा देंगे, और जैसे इसको हम इसमें टच करेंगे वैसे बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा, और पूरा विद्युत जो है पूरे विद्युत परिपथ में घूमने लगेगा और वो क्या होगा, प्रकाश देने लगेगा। ठीक है, और जब इसको हम हटा लेंगे तो ऑफ हो जाएगा। लिखा है इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करता है तो विद्युत बल्ब दीप्ति बल्ब नहीं होता, मतलब जलेगा नहीं। इस प्रकार ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है, तब परिपथ पूरा नहीं होता है।
इस दशा में स्विच जो है वो ऑफ कहलाता है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है स्विच जो है एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़कर या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को मतलब जलाने अथवा वो जो है किसी युक्त को हम या फैन किसी को हम चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। तो डिजाइन अलग होते हैं लेकिन काम इसी आधार पर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है विद्युत चालक अथवा विद्युत रोधक क्या होता है। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार का उपयोग किया है। मान लीजिए अगर, ठीक है, मान लीजिए कि परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि इस अवस्था में भी तार मतलब जो बल्ब होगा वो जलेगा? तो नहीं जलेगा, क्योंकि जो है जो सूती धागा होगा उसमें विद्युत चलेगा ही नहीं, वो सुचालक नहीं होगा। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किसी प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 4 में के लिए जो है उपयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को ऑन मतलब अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको जो है दो चीजें क्या हो जाएंगी, वो स्वतंत्र हो जाएंगे, तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के जो है समीप लाएं ताकि वो एक दूसरे को स्पर्श कर सके। क्या बल्ब अब जल जाता है? तो जल जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों को परीक्षण के लिए उपयोग में ला सकते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं अथवा नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन जैसे हम कुछ धातु लगा देते हैं तो धातु के माध्यम से भी विद्युत एक स्थान दूसरे स्थान जाने लगेगी और ये परिपथ क्या हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, हम कार्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक या स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकोल, कागज अथवा पेंसिल की सीड आदि एकत्र कीजिए। चालक परीक्षण के जो परीक्षित के तारों के स्वतंत्र सिरे को इस प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें। तो किससे बल्ब जलेगा और किससे बल्ब नहीं जलेगा, तो आप ये समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर चाबी रखी हुई है, अगर यहाँ पर हम प्लास्टिक लगा दें तो बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि वो परिपथ पूरा नहीं होगा, क्योंकि वो सुचालक नहीं है, वो विद्युत का सुचालक नहीं माना जाएगा। क्या? प्लास्टिक नहीं माना जाएगा। इसके अलावा रबड़ भी नहीं माना जाएगा, कांच भी नहीं माना जाएगा, लेकिन सिक्के से करंट आने लगेगा क्योंकि धातु का बना है। लकड़ी के गुटके से भी करंट इस पार से उस पार नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन मोमबत्ती से भी नहीं जाएगा, सिलाई मशीन की सुई से चला जाएगा, थर्मोकोल से भी नहीं जाएगा, कागज से भी नहीं जाएगा। तो ये सब विद्युत के क्या है, कुचालक हैं, मतलब वहां से विद्युत नहीं प्रवाहित होगी और परिपथ पूरा नहीं होगा। ठीक है, आगे जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, क्या आप पाते हैं कि परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब जो है दीप्तिमान नहीं होता है। ठीक है, मतलब नहीं जलता है। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। तो मतलब वो कुचालक हैं, वो विद्युत को अपने उससे प्रवाहित नहीं होने देंगे, जैसे लकड़ी का गुटका। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, जैसे चाबी हो गया, सुई हो गया जो धातु की बनी है। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उन्हें हम विद्युत चालक और विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। तो विद्युत धारा को जो प्रवाहित होने देंगे, चाहे वो धातु होगा, अगर जैसे सुई है, चाबी है, तो उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। और जो नहीं होने देगा, जैसे लकड़ी का गुटका, तो रबड़ हो गया या प्लास्टिक हो गया, उसे हम विद्युत रोधक कहते हैं, वो विद्युत को रोक देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां लिखा हुआ है, आपने क्या निष्कर्ष निकाला, कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन से विद्युत रोधक हैं, मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्युमिनियम तथा अन्य धातुएं क्यों प्रयुक्त की जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इनमें विद्युत आसानी से गुजर सकती है। जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो उसमें विद्युत आसानी जा सकती है। इसीलिए इन सब धातुओं का उपयोग विद्युत क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें, जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। अब स्विच खुली स्थिति में था, तब क्या वो जो है ड्राइंग पिन, थर्मोकोल सिर से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है
कब क्या होता है। अगर वायु है तब क्या होगा, तो वायु भी में भी विद्युत नहीं चल सकती है, याद रखना। द्रव अवस्था में चल सकती है लेकिन गैस में विद्युत नहीं चल सकती है, ये बात याद रखना। चूंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। मतलब इसका मतलब यह हो गया कि बल्ब तभी नहीं जलेगा अगर वहां पर हवा है, तब भी नहीं जलेगा। इसका मतलब हवा भी क्या है, वायु भी क्या है, तो विद्युत रोधक होती है। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक होती है, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ उदाहरण में दिया भी गया है। विद्युत चालक और विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच और विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, उनको बनाने में के लिए रबड़ और प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। जैसे स्विच होता है तो स्विच का जो ऊपरी भाग वो प्लास्टिक का होता है, तो उसका हम उपयोग आसानी से कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, उस छूने से हमें करंट नहीं लगता है। चेतावनी, आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। तो आपका शरीर में खून होता है, इसीलिए जो है हमको करंट लगता है जब हम किसी तार को छूते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको नोट्स को देख लेते हैं, इसमें नोट्स क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो लिखा है विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत होता है। तो विद्युत सेल क्या होता है, वो विद्युत का एक स्रोत होता है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन और एक होता है ऋण, एक प्लस और एक माइनस। विद्युत बल्ब में एक जो है फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब मतलब जल जाता है। बंद विद्युत बल्ब में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जो है प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने अथवा प्रारंभ करने के लिए परिपथ को जोड़ता या पूरा करता है, आपको पता ही है, ठीक है। आगे लिखा है जो है जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो विद्युत चालक कहलाता है, और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वो विद्युत रोधक होते हैं। इसे हम चालक और मतलब सुचालक और कुचालक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट चीज था मैंने बता दिया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर सब्जेक्ट की क्लास जो है एनसीईआरटी क्लासों को आपको प्रोवाइड होती रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू।